नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गोल्डी ऑनलाइन क्लासेज में। मैं हूं मिथिलेश कुमार। आज हम लोग बिहार बोर्ड की पुस्तक क्लास 9 की एक पुस्तक इतिहास की दुनिया का अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। इस पुस्तक में हमने पहला पार्ट का पार्ट 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का पार्ट 1 वीडियो हमने बना दिया था, ठीक है ना। आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर इस वीडियो को देख लेंगे। आज हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद का पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। पार्ट 1 में हमने फ्रांस की क्रांति में जुलाई 1830 की क्रांति का देखा था और 1830 की क्रांति का प्रभाव देखा था। इसमें हम लोग फ्रांस में सन 1848 की क्रांति को देखेंगे और इसके प्रभाव देखेंगे और क्या क्या इसका कारण था। लुई फिलिप था जो ओरले वंश का शासक था, ठीक है ना, राजा था। और जुलाई 1830 की क्रांति के बाद बुर्बो वंश का राजवंश खत्म हो गया और ओरले वंश का राजवंश स्टार्ट हुआ, जिसका राजा कौन था? लुई फिलिप। तो ओरले वंश के समय में 1848 का क्रांति हुआ था और बुर्बो वंश के समय में 1830 का क्रांति हुआ था फ्रांस में। तो इस क्रांति का मुख्य उद्देश्य था फ्रांस की पुरातन व्यवस्था का खत्म हो गया, ठीक है ना, अंत हो जाना। लुई फिलिप एक उदारवादी शासक था, ठीक है ना। उदारवादी समझ रहे हैं ना, यानी कि उदार स्वभाव का व्यक्ति था, जनता के पक्ष में निर्णय लेता था, जनता की भलाई के बारे में सोचता था, परंतु बहुत अधिक महत्वाकांक्षी था। लेकिन इसके साथ एक निगेटिविटी थी, लालच, मतलब आम भाषा में लालची। महत्वाकांक्षी मैंने ज़्यादा इच्छा रखना, यानी ज़्यादा पाने की इच्छा रखना, औकात से अधिक पाने की इच्छा रखना, ठीक है ना। थोड़ा में संतुष्ट नहीं होना, उसी को महत्वाकांक्षी बोलते हैं। उसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यम वर्ग की नीति का अवलंबन करते हुए सन 1840 ईस्वी में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। 1848 में गीजो को प्रधानमंत्री लुई फिलिप नियुक्त किया था। वही जुलाई 1830 की क्रांति में चार्ल्स दशम जो राजा बना था, उसने पोलगेनी को प्रधानमंत्री बनाया था, ठीक है ना, जिसने मध्य अभिजात वर्ग को शक्तिशाली बना दिया। ये देखिए, स्वर्णिम मध्यम वर्ग की नीति लाया, ठीक है ना। कौन लाया? लाकर और गीजो को प्रधानमंत्री बना दिया। कौन बनाया? लुई फिलिप। जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था, कौन? गीजो। वह किसी भी तरह के वैधानिक, सामाजिक और आर्थिक सुधार के विरोध था। यानी कि गीजो था ना, ये नहीं चाहता था कि कोई भी कानूनी सुधार हो, कोई भी जनता के सपोर्ट में या जनता के पक्ष में कानून नहीं बने जो उनके मतलब अच्छाई को साबित करे, ठीक है ना। उसके बाद सामाजिक कार्य, यानी कि समाज के भलाई के लिए कोई भी कार्य गीजो नहीं चाहता था, जैसे कि अच्छा कार्य करना, सड़क बनवाना, हॉस्पिटल बनवाना, स्कूल बनवाना, ये सभी नहीं चाहता था। आर्थिक सुधार, यानी कि बिजनेस, व्यापार और बाजार से संबंधित कोई भी सुधार ही नहीं चाहता था। कौन? गीजो। लुई फिलिप ने पूंजीपति वर्ग को साथ रखना पसंद किया। लुई फिलिप उदारवादी था, लेकिन पूंजीपति वर्ग, यानी कि जो धनी मनी लोग थे, संपन्न लोग थे, उन लोगों को अपने साथ रखना चाहता था, जिसे शासन के कार्यों में अभिरुचि नहीं थी। लेकिन ये जो धनी मनी लोग थे, ये बिजनेसमैन ही न होंगे धनी मनी, इनको शासन से कोई मतलब नहीं, इनको बस अपना लाभ चाहिए। कोई भी काम ये लाभ को लेकर ही करते होंगे, तो ये तो गलत होता है ना। जनता के भलाई का कार्य नहीं करते हैं धनिक लोग, पूंजीपति लोग ही हमेशा अपना फायदा, प्रॉफिट देखेंगे, वहीं पे ही अपना कार्य संपन्न करते हैं। आई बहुत कम संख्या में थे, अल्पमत थे। कौन? पूंजीपति लोग। उसके पास किसी तरह का सुधारात्मक कार्यक्रम नहीं था और न ही उसे विदेश नीति में भी किसी तरह की सफलता हासिल हो रही थी। उसके शासनकाल में, गीजो के शासनकाल में, देश में भूखमरी और बेरोजगारी व्याप्त होने लगी, जिसकी वजह से गीजो की आलोचना होने लगी। अब सही बात है, कोई बुराई करेगा, कोई भी सरकार ये का शासक यानी प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति अच्छा कार्य नहीं करेगा, तो उसके पास लेकर उसके पक्ष में या विपक्ष में बहुत सारी अफवाहें उठने लगेगी, लोग भला बुरा कहने लगेगा, जगह जगह अवरोध लगाए गए। लुई फिलिप को गद्दी छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। राजा लुई फिलिप था, आई प्रधानमंत्री नियुक्त किया था किसको? गीजो को। गीजो क्या था? कट्टर प्रतिक्रियावादी था, यानी धनिक लोग को साथ ही रखना चाहता था, पूंजीपति लोग को। लेकिन लुई फिलिप उदारवादी था, लेकिन लालची किस्म का आदमी था, महत्वाकांक्षी, यानी कि अधिक लालसा रखना। उसके बाद देखिए, सुधारवादियों ने, यानी कि सुधारवादी, उदारवादी, यानी कि जनता ने, ठीक है ना, जनता के कुछ चुने हुए लोग जो जनता की भलाई करना चाहते हैं, उन्हीं में से कुछ लोगों ने 22 फरवरी 1848 को पेरिस में थियर्स के नेतृत्व में, ये पूछ देगा, थियर्स के नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन किया गया, ठीक है ना। विशाल पूछ देगा, सन 1848 की क्रांति में किसके नेतृत्व में विशाल भोज का आयोजन किया गया? तो थियर्स के नेतृत्व में, याद रखिएगा। जगह जगह अवरोध लगाए गए, लुई फिलिप को गद्दी छोड़ने के लिए मजबूर किया गई। तो 24 फरवरी को लुई फिलिप ने गद्दी का त्याग किया और इंग्लैंड चला गया। तत्पश्चात नेशनल असेंबली ने गणतंत्र की घोषणा करते हुए 21 वर्ष से ऊपर के सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया और काम के अधिकार की गारंटी दी। गणतंत्रवादियों का नेता लामार्टिन और सुधारवादियों का नेता लुई बना था, ये दो याद रखिएगा। शीघ्र ही दोनों में मतभेद आरंभ हो गया और लुई नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बन गया।
इस क्रांति ने न सिर्फ फ्रांस की पुरातन व्यवस्था का अंत कर दिया, यानी कि 1800 किस क्रांति में, फ्रांस की किस क्रांति में पुरातन व्यवस्था का अंत हो गया था सन 1848। किस क्रांति में ब्रूबो वंश का अंत हो गया और ओरले वंश का स्थापना हुआ, तो जुलाई 1830 के क्रांति में। ये दो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। बल्कि इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, स्पेन, पोलैंड, आयरलैंड और इंग्लैंड में भी इस क्रांति ने प्रभावित किया। यही ना, यही चीज़ हम बता रहे थे कि क्रांति हुआ तो किस किस देशों को प्रभावित किया, तो यही जो निम्नलिखित देश है इन्हीं को इसने प्रभावित किया। इटली तथा जर्मनी के उदारवादियों ने बढ़ते हुए जन असंतोष का फायदा उठाया, यानी इटली और जर्मनी ये दो, इसका हम लोग एकीकरण पढ़ेंगे। इन्होंने क्या किया, इनने जो उदारवादी जो वहाँ के थे उनको असंतोष हो रहा था और उसका फायदा उठाया और राष्ट्रीय एकीकरण के द्वारा राष्ट्र राज्य की स्थापना की मांग को आगे बढ़ाया, जो संवैधानिक लोकतंत्र के सिद्धांत पर आधारित था। यानी कि इटली और जर्मनी के जितना भी उदारवादी यानी कि लोकतंत्र के विचारक लोगों थे, उन्होंने क्या सोचा कि रुको ठीक ठाक समय बका, जनता राजा से खिसियाई गया है, जनता राजा से असंतुष्ट है, यानी कि संतुष्ट नहीं है, काहे न इस चीज़ का फायदा उठा के राजा के विरोध भड़का के जनता को आंदोलन करा देते हैं। क्या यूरोप, इटली और जर्मनी ने सोचा कि हम जनता एगो तो खिलाफ है राजा के, राजा के विरोध भड़का देते हैं, अपने आंदोलन करेगा, राजा अपने राजगद्दी छोड़ के भाग जाएगा और लोकतंत्र गणतंत्र की स्थापना कर दिया जाएगा इटली में, और इटली को एक कर दिया जाएगा। इटली और जर्मनी था ना, टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ था। आइए इसको हम लोग मैप में देखते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग पढ़ेंगे पहले इटली का एकीकरण, आप लोग टॉपिक लिख लीजिएगा। आपके सामने अभी इटली का एकीकरण जो हुआ है उसका मैप है। ये जो है ना इटली है, देखिए कितना टुकड़ों में इटली बटा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, लगभग 13 और भी बहुत सारे टुकड़े हैं। इतने में इटली क्या है, बटा हुआ है। इधर आल्प्स पर्वत है, यहाँ स्विट्जरलैंड है, सेवाय है, सर्डिनिया, पिडमाउंट है, लोम्बार्डी, वेनेसिया है, उसके बाद से टस्कनी है, नेपल्स है, रोम है, सिसिली है। अब ये जो है ना कितना 4 चरण में इटली का एकीकरण हुआ है। कितने चरण में हुआ है, 4 चरण में। प्रथम चरण 1858 में लोम्बार्डी, नीस और सेवाय को, देखिए लोम्बार्डी का है, लोम्बार्डी, उसके बाद नीस और सेवाय 1 2 3, इन तीनों को प्रथम चरण में इसको एकीकरण किया गया। द्वितीय चरण में 1858 से 1860 में परमा कहाँ है, परमा को परमा, ठीक है ना, मोडेना, टस्कनी, उसके बाद नेपल्स, सिसिली और रोम, इस एरिया को द्वितीय चरण में किया गया, ठीक है ना। उसके बाद तृतीय चरण में 1860 से 66 में वेनेसिया कहाँ है, वेनेसिया को तृतीय चरण में किया गया था। और 1866 से 1871 को चौथा चरण में देखिए रोम को लिखा हुआ है ना, चतुर्थ चरण। रोम को पूछ देगा इटली के एकीकरण में रोम का जो एकीकरण किया गया किस चरण में किया गया था, तो चतुर्थ चरण में किया गया था 1866 से 1871 के बीच में, ठीक है ना। और ये सिसिली है और ये भूमध्यसागर है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रुक जाइए, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हमने इटली को मैप में देख लिया, कितना टुकड़ों में कितना चरण में उसका एकीकरण हुआ था। अब उसको हम लोग पढ़ेंगे। इटली 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही मात्र एक भौगोलिक अभिव्यक्ति था जहां कई स्वतंत्र राज्य हुआ करते थे। देखे ना हम लोग कितना थोड़ा था सब। इस कारण वहाँ अलगाव की भावना थी। अब सीधा सा बात है, जब 10 गो भाई होगा, एक नहीं होगा, आपस में लड़ाई झगड़ा टूट के रहेगा तो अलगाव की भावना होगा ही। वही हाल है इटली के एक राष्ट्र के रूप में स्थापित होने में भौगोलिक समस्या के अलावा कई समस्याएं थी। भौगोलिक समस्या मैंने समझिए टुकड़ों में बटा था। सबसे पहले इटली के एकीकरण में उनको तो जितना राज्य टुकड़ों में बटे थे उन सबको एक करना सबसे पहली समस्या थी। उसके अलावा भी और सारी समस्याएं थी, जैसे इटली में ऑस्ट्रिया और फ्रांस जैसे विदेशी राष्ट्रों का हस्तक्षेप था। यानी कि इटली के राष्ट्र एकीकरण में ऑस्ट्रिया और फ्रांस अड़ंगा ये अड़चन डाल रहे थे। वो नहीं चाह रहे थे कि इटली का कभी एकीकरण हो, ठीक है ना। इसका एक ही मतलब होगा, ऑस्ट्रिया और फ्रांस को इटली से कोई ना कोई लाभ होता होगा तो वो चाहेगा कि इटली एकीकृत हो जाए और उसका लाभ खत्म हो जाए, नहीं होगा। इसीलिए इस ऑस्ट्रिया और फ्रांस क्वेश्चन पूछ देगा इटली के एकीकरण में निम्नलिखित में कौन से विदेशी राष्ट्रों का हस्तक्षेप था, तो ऑस्ट्रिया और फ्रांस, इसको आप लोग लिख लीजिएगा पॉइंट डाल के। अतः एकीकरण में इनका विरोध अवश्यंभावी था। इधर राजधानी रोम भी पोप के प्रभाव में था। पोप यानी चर्च, क्रिश्चियनिटी, ठीक है ना।
पोप की इच्छा थी कि इटली का एकीकरण स्वयं उसके नेतृत्व में धार्मिक दृष्टिकोण से हो, न कि शासकों के नेतृत्व में। यानी कि पोप चाहता था कि इस इटली का एकीकरण हो ना तो धार्मिक धर्म के आधार पे हो, यानी कि संप्रदायवाद के धर्म के आधार पे हो, यानी कि पोप यहाँ का शासन करता हो। ऐसा थोड़ी है अब यहाँ का भारत है, भारत के साधु संत लोग कहे लो कि हम राजा बन जाए, हम भारत के एक करें, तो बताइए अच्छा रहेगा? नहीं रहेगा। वो नहीं चाहता था, न कोई नहीं चाहेगा। धर्म अपना जगह है, शासन अपना जगह है, ठीक है ना। धर्म कभी भी शासन से ऊंचा होता है, शासकों के नेतृत्व में था। इसके अलावा अनेक आर्थिक और प्रशासनिक विसंगतियाँ भी मौजूद थी, यानी कि आर्थिक यानी पैसा से संबंधित, और प्रशासनिक यानी कि वहाँ का जो प्रशासन सिस्टम था केंद्रीकृत नहीं था, अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ था। उसके बाद आइए आगे देखते हैं। परंतु इसके बावजूद भी 19वीं सदी के प्रारंभ में इटली में राष्ट्रीयता का विकास हो रहा था। फ्रांस में होने वाले घटनाओं का प्रभाव भी यहाँ स्पष्ट रूप से पड़ रहा था। बोले थे ना फ्रांस की क्रांति हुआ था 1789 ईस्वी में, तो उसका प्रभाव पड़ेगा। देखिए पड़ रहा है। नेपोलियन की सैन्य अभियानों ने इटली के नवजागरण तथा एकीकरण में अप्रत्यक्ष रूप से सही परंतु महत्वपूर्ण योगदान दिया। यानी कि किसका योगदान था पूछ देगा। इटली के एकीकरण में या इसके नवजागरण में किसका अप्रत्यक्ष रूप से? अप्रत्यक्ष माने डायरेक्ट नहीं, पीछे से हेल्प करना, यानी कि सामने नहीं पीछे से। जैसे सेना लड़ता है, सेना बॉर्डर पे लड़ रहा है, दुश्मन को मार रहा है, तो सेना प्रत्यक्ष रूप से दुश्मन को गोली मार रहा है, ठीक है। लेकिन सेना को ऑर्डर किसने दिया? रक्षा मंत्री दिए होंगे किसको? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, वो दिए होंगे सेना के अध्यक्ष को, जनरल को। इसी तरह ना, तो ये जो पीछे से जो ऑर्डरवा दे रहा है लो ना, ये भी तो लड़ रहा है लो, लेकिन ये लोग अप्रत्यक्ष रूप से लड़ रहा है लो, ठीक है ना, सामने आके नहीं। तो यही अप्रत्यक्ष माने पीछे से कोई ना कोई कार्य किया था इटली, जो इसके एकीकरण में सहायता हुआ था। उसने यातायात व्यवस्था को भी चुस्त दुरुस्त किया तथा संपूर्ण क्षेत्र को एक शासन के अधीन लाया, यानी कि जो प्रशासनिक व्यवस्था जो एकीकृत नहीं थे उसको एक कर दिया। इन सभी कारणों से वहाँ जागृति आई, यानी कि लोगों में बुद्धि का विकास हुआ। नेपोलियन का पतन कब हुआ था? 1814। इसके बाद पश्चात कौन हुआ, क्या हुआ था? वियना सम्मेलन। पढ़े ना उधर आगे फर्स्ट वीडियो में इस चीज़ को। अब जो फर्स्ट वीडियो नहीं देखेगा आगे का नहीं समझ में आएगा, इससे पहले आप इसको पार्ट 1 जाके देख लीजिए लो। वियना कांग्रेस 1815 द्वारा इटली को पुराने रूप में लाने के उद्देश्य से इटली को 2 राज्य पिडमाउंट और सार्डिनिया का एकीकरण कर दिया गया। इस प्रकार इटली के एकीकरण की दिशा तय होने लगी, यानी कि सार्डिनिया और पिडमाउंट। सबसे पहले इटली के एकीकरण में किन 2 राज्यों को योगदान था? तो सार्डिनिया और पिडमाउंट का सबसे पहले एकीकरण किया गया। ये भी देखिए, हम जहाँ जहाँ लाइट किए हैं ना, आप अपना बुक में भी लाइट कर लीजिए। आप लोग पुस्तक लेके बैठिए और ऐसा ही लाइन बाई लाइन रंगते चलिएगा, ठीक है ना। पूछेगा ही 100% इसको पूछेगा। ये सब क्वेश्चन बना ही है पूछने के लिए ऑब्जेक्टिव में। तो इसमें क्वेश्चन बनेगा कि नेपोलियन का जब पतन हुआ था 1814 में, उसके बाद एक सम्मेलन हुआ, ठीक है ना, वियना में, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में, जिसका नेतृत्व मेटरनिख कर रहा था, ठीक है ना। और उसमें ये निर्णय लिया गया था कि पुरातन व्यवस्था को लागू कर देना और गणतंत्र और प्रजातंत्र को ख़त्म कर देना, ये नियम था। और इसमें इटली को पुराने रूप में लाने के लिए, हाँ बोले थे ना, उद्देश्य से इटली को 2 राज्यों सार्डिनिया और पिडमाउंट। इटली में 1820 ईस्वी में ही कुछ राज्यों में संवैधानिक सुधारों के लिए नागरिक आंदोलन होने लगे। संवैधानिक यानी कि राजतंत्र से संबंधित, कानूनी संबंधित सुधार। इसके लिए एक गुप्त दल कार्बोनारी का गठन राष्ट्रवादियों द्वारा किया गया। तो राष्ट्रवाद हमको समझाना नहीं पड़ेगा, आप लोग समझ गए राष्ट्रवाद क्या होता है, राष्ट्रवादी क्या होता है। जो राष्ट्रवाद को फॉलो करो उसे राष्ट्रवादी कहते हैं। हम राष्ट्रवादी हैं, आप राष्ट्रवादी हैं, बिहार के लिए आप राष्ट्रवादी हैं, इंडिया के लिए राष्ट्रवादी हैं आप, ठीक है ना। जिसका उद्देश्य छापामार युद्ध के द्वारा राजतंत्र को नष्ट कर गणराज्य की स्थापना करना। प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता जोसेफ मेजनी का संबंध में किससे था? कार्बोनारी से था। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनेगा, इसको आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा, ठीक है ना। 1830 के फ्रांसीसी क्रांति के बोले थे ना, उसमें प्रभाव से इटली भी अछूता नहीं रहा। 1830 का फ्रांसीसी क्रांति किससे संबंधित है? बुर्बो वंश का खत्म हो गया, ओरले वंश का राजतंत्र स्थापित हुआ और ओरले वंश का लुई फिलिप राजा बना था। और 1830 की क्रांति किसके शासन में हुआ था? तो फ्रांस के राजा चार्ल्स दसम था, ठीक है ना। और उस प्रधानमंत्री किसको? पोलगेनी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। और 1848 की क्रांति हुआ था किसके समय में? आपको लुई फिलिप के समय हुआ था, गीजो को प्रधानमंत्री बनाया था, ठीक है ना। चलिए, अछूता नहीं रहा, सब राज्य इससे प्रभावित हो गया था, जिसमें से इटली और जर्मनी ने सबसे पहले इसका फायदा उठाया। मेजनी ने इन नागरिक आंदोलन का उपयोग करते हुए उत्तरी और मध्य इटली में एकीकृत गणराज्य स्थापित करने का प्रयास किया तथा ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख द्वारा इस राष्ट्रवादी नागरिक आंदोलनों को दबा दिया गया और मेजनी को इटली से पलायन करना पड़ा। यानी कि जो मेजनी थे, यही जो है ये राष्ट्रवादी नेता थे, और क्या था, जो मेटरनिख था उसने क्या किया, इनको दबा दिया, इस आंदोलन को, जान बचा के अपना भाग गए, ठीक है ना। फिर आए
फिर बाद में आया। ये देखते हैं अब इनका थोड़ा सा जीवनी हम लोग पढ़ लेते हैं। मेजनी कौन थे, इनसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है, थोड़ा आप लोग केयरफुली इसको देखिएगा। मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों के समर्थक और योग्य सेनापति थे, लेकिन वह तत्कालिक राजनीतिक परिस्थितियों की बेहतर समझ नहीं रखता था, अतः उसमें आदर्शवादी गुण अधिक और व्यवहारिक गुण कम थे। यानी कि खाली बतियाते थे, व्यवहारिक रूप से इसको लागू ही नहीं करते थे। ठीक है ना। अपने स्टूडेंट दो तरह से होता है। एगो स्टूडेंट कहेगा हम नौकरी लेंगे, हम नौकरी लेंगे, नौकरी लेंगे, ठीक है। घरे कहेगा हमको इस तरह की तैयारी करना है, लेकिन वो रियल में पढ़ने नहीं बैठता है। तो जो खाली कह रहा है ना, वो आदर्शवादी हो गया। यानी कि आदर्शवादी माने कहने वाला हो गया। आदर्शवादी माने कि अपना आदर्श के सिद्धांत पर रहना है कि मेरा आदर्श है। मतलब इसको समझ लीजिए कि अपना बात को दयालुता के आधार पे, उदारता के आधार पे उसको लागू करना आदर्शवादी गुण हो गया। यानी कि हिंसक आदमी नहीं होता है जो जिसके अंदर आदर्श होता है। आदर्शवादी लोगों के बीच में हिंसकता नहीं होती है। और व्यवहारिक गुण कम थे। यानी कि इसको व्यवहारिक रूप से, यानी कि हम बोलते थे कि जैसे आदर्शवादी हो गए हम, आप हो गए, और आप कहिएगा कि अच्छा काम करना चाहिए, लोगों का भलाई करना चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए, ये हो गया आदर्शवादी। लेकिन आप कभी पेड़ पौधे लगाए नहीं, आप कभी आप अच्छा काम किए नहीं, आप कभी किसी गरीब को मदद किए नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं कि करना चाहिए, कर नहीं रहे हैं, वही ई थे। ठीक है ना, इतना बुझ जाइए। सन 1831 में इन्होंने यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की, इसको नोट कर लीजिएगा, जिसने नवीन इटली के निर्माण में महत्वपूर्ण भाग लिया। इसका उद्देश्य इटली प्रायद्वीप से विदेशी हस्तक्षेप समाप्त करना तथा संयुक्त गणराज्य स्थापित करना था। सन 1834 में यंग इटली, यंग यूरोप, ठीक है ना, 31 में यंग इटली और 34 में 4 साल बाद यंग यूरोप, ठीक है ना, नामक संस्था का गठन कर मेजनी ने यूरोप के अन्य देशों में चल रही राष्ट्रीय आंदोलन को भी प्रोत्साहित किया। सन 1848 में जब फ्रांस में सहित पूरे यूरोप में क्रांति का दौर आया तो मेटरनिक को भी अंततः ऑस्ट्रिया छोड़ना पड़ा। 30 में भी छोड़े, 48 में भी छोड़े, ठीक है ना। इसके बाद इटली की राजनीति में पुनः मेजनी का आगमन हुआ। मेजनी संपूर्ण इटली का एकीकरण कर उसे गणराज्य बनाना चाहता था, जबकि सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक, सबसे पहले इसको एकीकृत किया गया था सार्डिनिया पिडमाउंट का, तो उसका एक शासक था चार्ल्स एल्बर्ट। ये नहीं चाहता था, क्या अपने नेतृत्व में ही चाहता था कि प्रांतों का विलय। उधर पोप भी कह रहा था हम धर्म के आधार पर करेंगे, इधर सार्डिनिया पिडमाउंट का राजा कह रहा है चार्ल्स एल्बर्ट कि हम अलग आधार पर करेंगे। मेजनी कह रहा है कि हम गणराज्य बनाएंगे। बताइए, 3 आदमी 3 तरह छिटाया है, कभी हो पाएगा? एक आदमी को चाहे तीनों को मिल जाना होगा या किसी एक को आगे आकर करना होगा। आगे देखिए क्या होता है। इस तरह विचारों के टकराव के कारण इटली के एकीकरण का मार्ग अवरुद्ध हो गया, रुक ही जाएगा। सही सीधा बात है। कालांतर में ऑस्ट्रिया, अब आप ही के घर में कोई काम करना हो, आपके पापा बोले कि हमारा नियम चली, आपकी मम्मी बोलेगी हमारा नियम चली, आपका भाई बड़ा भाई बोलेगी ना हमारा नियम चली। बताइए किसका नियम चलेगा घर में? सोच लीजिए क्या होगा। वही हो गया राष्ट्र के लिए, इटली के लिए, ख़त्म हो गया। इस तरह विचारों के टकराव कालांतर में ऑस्ट्रिया तथा इटली के कुछ भागों पर आक्रमण किए जाने लगे, जिसमें ऑस्ट्रिया द्वारा इटली आक्रमण किया गया और सार्डिनिया द्वारा के शासक चार्ल्स एल्बर्ट को पराजय हो गई। ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप से इटली में जनवादी आंदोलन को कुचल दिया गया। को वो चाहेगा, बोले तो ही थे। इसके ऑस्ट्रिया और फ्रांस नहीं चाहता था कि इसका एकीकरण हो। इस प्रकार मेजनी की पुनः हार हुई, वह पलायन कर गया, यानी कि पीछे हट गया। एकीकरण का द्वितीय चरण, प्रथम चरण तो सार्डिनिया पिडमाउंट का देख लिया, अब द्वितीय चरण देखते हैं। 1848 तक इटली के एकीकरण के लिए किए गए प्रयास वस्तुतः असफल ही रहे, परंतु धीरे धीरे इटली में इन आंदोलनों के कारण जन जागरूकता बढ़ती रही थी और राष्ट्रीयता की भावना तीव्र हो रही थी। इटली में सार्डिनिया पिडमाउंट का नया शासक विक्टर एमेनुअल था और पहले कौन था? चार्ल्स एल्बर्ट था, जिसपे ऑस्ट्रिया आक्रमण करके उसको पराजित करके कुछ क्षेत्र अधिकार कर लिया। आज अब कौन है? विक्टर इमेनुअल है। ये राष्ट्रवादी विचार है, यानी कि इसका और मेजनी का विचार एक के था, ठीक है ना। और यह चाहता था कि एकीकरण हो। इसके प्रयास से इटली के एकीकरण का कार्य जारी रहा। अपनी नीतियों के क्रियान्वयन के लिए, यानी कि अपने नीति लागू करने के लिए कोई एक आदमी चाहिए ना, तो काउंट काबूर को क्या किया? प्रधानमंत्री नियुक्त किया कि तू वो हमारे विचार के आगे ले जा, तुम ही में हम जो बोलेंगे तुम ही करो। वही चीज़ हुआ। नीति, अपना नीति लागू करता था, बताता था। नीति के लागू कौन करता था? ये दे काउंट काबूर, देख लीजिए, यही है महाशय। अब काउंट काबूर का थोड़ा सा जीवनी पढ़ लेते हैं। काउंट काबूर एक सफल कूटनीतिज्ञ और राष्ट्रवादी था। क्वेश्चन पूछ देगा काउंट काबूर क्या थे या काउंट काबूर क्या है, तो कूटनीतिज्ञ हैं। क्या है? कूटनीतिक चाल चलने वाला, राष्ट्र के भलाई के लिए। वह इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया को मानता था, इसलिए उसने ऑस्ट्रिया को पराजित कर, ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया,
पराजित करने के लिए फ्रांस के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। वही बात है, दो गो दुश्मन है ना, तो क्या कीजिए, एगो दुश्मन को अपना कर लीजिए, दूसरा दुश्मन को मरवा के हटा दीजिए। 1853-54 को क्रीमिया युद्ध में काउर ने फ्रांस की ओर से युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा कर दी, जबकि फ्रांस इसके लिए फ्रांस ने किसी प्रकार का आग्रह भी नहीं किया था। अब इसको हम आपको समझाते हैं। मान लीजिए दो गो कट्टर गुंडा है सब, ठीक है, विलेन है, और दोनों में मतलब दोस्ती है, ठीक ठाक चल रहा है, और दोनों का एगो दुश्मन है। मान लीजिए ए और बी, ध्यान दीजिए, ए और बी दोनों कट्टर दोस्त है, लेकिन महाविलन है प्रचंड। ये दोनों का सी से क्या है, दुश्मनी है, ठीक है। यो इससे दुश्मनी करता है, बी इससे दुश्मनी करता है, ठीक है ना। अब ये चाहता है कि कैसे इस दोनों में फूट डालें हम, तो ये चुपचाप प्रेस में आकर, पत्रकार में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोलता है कि हम ए के साथ हैं। आई बी कहेगा, रे भाई एवा तो कहता है कि हमार दुश्मन हो, आई काहे कहता है एकरा संगे रहे, पक्का एवा मिल गई बा ओकरा से। अब देखिए भेद आ गया ना, ए और बी के बीच में भेद आ गया, यही काम किया काउंट काबूर, ठीक है ना। फ्रांस और ऑस्ट्रिया में भेद ला दिया। अब फ्रांस को बोला कि हम क्रीमिया युद्ध में, फ्रांस क्रीमिया युद्ध लड़ रहा था, हम फ्रांस की ओर से युद्ध लड़ेंगे। अब फ्रांस को तो जा हम ओकरा के तो कहल ना रनिया लड़ेला, ई काहे आ गल। अब बी कहता हाँ तू भीतरिए ओकरा से चाल चलता रहो काउंट काबूर से मिल के, है तो देख लीजिए यही हुआ। दो आदमी के बीच में भेद डाल के दोनों को तोड़ देगा। लो देखिएगा आगे क्या होता है। 1853-54 के क्रीमिया युद्ध में काबूर ने फ्रांस की ओर से युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा कर दी, जबकि इसके लिए फ्रांस ने किसी प्रकार का आग्रह नहीं किया था। वही बात है, इसका प्रत्यक्ष लाभ काउंट काबूर को हुआ, होबे करेगा। दोनों में लड़ाई हो गया। युद्ध की समाप्ति के बाद पेरिस की शांति सम्मेलन में फ्रांस तथा ऑस्ट्रिया के साथ पिडमाउंट को भी बुलाया गया था, वही काउंट काबूर। इससे काबूर की महत्वता बढ़ गई। इस सम्मेलन में काउंट काबूर ने इटली में ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप को गैर कानूनी घोषित कर दिया। अब बताइए, इस सम्मेलन में विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए होंगे, प्रधानमंत्री आए होंगे, और इसमें इसने मुद्दा उठा दिया कि ऑस्ट्रिया बाधा दे रहा है इटली के एकीकरण में। फ्रांस के ओर से थोड़ा बहुत दिल आइए हो गया, ए रुको काउंट काबूर हुआ हमारा ओर से युद्ध करी ना, सपोर्ट हो गया इसका, जिसके कारण संपूर्ण यूरोप का ध्यान इटली की ओर आ गया। इस प्रकार इटली की समस्या को काउंट काबूर ने अपनी कूटनीति के बल पर संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया। ये भी क्या बनेगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन जाएगा। आगे आइए। काबूर ने नेपोलियन तृतीय से भी एक संधि की, फ्रांस के राजा, जिसके तहत फ्रांस ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ पिडमाउंट को सैन्य समर्थन देने का वादा किया। देख लीजिए, ऑस्ट्रिया फ्रांस था, सब फूट डाल दिया, फ्रांस अलगे हो गया, ऑस्ट्रेलिया अलगे हो गया। अभी फ्रांस का घोषणा किया, फ्रांस से हम युद्ध लड़ेंगे, क्रीमिया युद्ध यहाँ पे। अब फ्रांस इसके विरोध हो गया। अब नेपोलियन काउंट काबूर ऑस्ट्रिया से युद्ध करेगा, फ्रांस उसका हेल्प करबे नहीं करेगा। यही कूटनीति चाल इसको बोला जाता है, ठीक है ना। बदले में नीस और सेवाय, बिना फायदा के तो कोई बात मानेगा नहीं, और नीस और सेवाय जो जगह का नाम है, बदले में 2 रियासत काउंट काबूर ने फ्रांस का देने का वादा किया। बोला कि फ्रांस को, काउंट काबूर बोला फ्रांस को कि हम ऑस्ट्रिया पे आक्रमण करेंगे, ठीक है। पिडमाउंट का शासक कौन था, काउंट काबूर। उसने बोला कि हम ऑस्ट्रेलिया पे से युद्ध करेंगे, आप फ्रांस बीच में मत आइएगा, इसके बदले में हम आपको नीस और सेवाय नामक 2 राज इलाका आपको देंगे, जिसको आप राज कीजिएगा बैठ के। अब समझ गए ना आप लोग, ठीक है ना। फ्रांस ने काबूर को यह भी आश्वासन दिया कि यदि उत्तर तथा मध्य इटली की रियासतें, यानी कि फ्रांसवा के बॉर्डर पे जोन बा एरिया सटल, जनमत संग्रह के आधार पर पिडमाउंट से मिलना चाहेंगे तो फ्रांस इसका विरोध नहीं करेगा। इसके लिए काबूर की आलोचना भी की जाती है कि उसने नीस तथा सेवाय प्रांतों को फ्रांस को देने का आश्वासन देकर इटली की राष्ट्रीयता अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया। लेकिन सही बात है, अगर 2 देश दे के अगर पूरा देश जीत जाते हैं तो अच्छी बात ना है। यानी 4 कदम आगे चल के 1 कदम पीछे आप हटते हैं तो तेपरो तो 3 कदम आप आगे हैं, वही बात हुआ। परंतु इस तथ्य पर महत्वपूर्ण यह कि तब तक इटली एक राष्ट्र के रूप में उभरा भी नहीं था। यदि 2 प्रांत को खोकर भी उत्तरी तथा मध्य इटली का एकीकरण हो जाता है तो बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि फ्रांसीसी मदद के बिना इटली का एकीकरण काउंट काबूर की दृष्टि में संभव नहीं था। ये चौथा था कि बिना फ्रांस मदद किए बिना हम लोग नहीं जीत सकते हैं। इसी बीच देखिए हम पता है बुक क्यों आप लोग को पढ़ा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहीं से बना देगा। आजकल एग्जाम ऐसा कंडक्ट हो रहा है कि आपको उठा के क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। जब तक किसी चैप्टर को आप दिन भर 4 बार नहीं रिवीजन कीजिएगा ना, तब तक आपसे ऑब्जेक्टिव नहीं बनेगा। 4 बार आप जब इसको रिवीजन कर लीजिएगा, एक चैप्टर को चाहे एक किताब को, तो आप उसका
सिद्धांत समझिएगा कि इस पुस्तक, इस पाठ का सिद्धांत क्या है, ये यूरोप में राष्ट्रवाद क्यों लिखा गया, काहे इस सिलेबस को इसमें डाला गया, फिर इसमें इसका क्या ज़रूरत था, इसको अपना एक कहानी के रूप में समझ जाइएगा। कहीं कहीं बहुत सारे हैं लोग नोट्स बना के यूट्यूब पे मतलब कहीं भी लिखवा छपवा देता है लोग, कुछ लड़ता है कुछ नहीं लड़ता है, लेकिन हम सोचे कि बुकें पढ़ा देते हैं डिटेल में, ठीक है ना। आइए इसको देखते हैं। इसी बीच 1859-60 में ऑस्ट्रिया और पिडमाउंट में सीमा संबंधी विवाद के कारण युद्ध प्रारंभ हो गए। युद्ध में इटली के समर्थन में फ्रांस ने अपनी सेना उतार दी। हुए जो संधिया हुआ था, काउंट काबूर किया था, इसके कारण ऑस्ट्रियाई सेना बुरी तरह पराजित होने लगी। ऑस्ट्रिया के एक बड़े राज्य लोम्बार्डी पर पिडमाउंट का कब्जा हो गया। एक तरफ तो लड़ाई लंबी होती जा रही थी और दूसरी तरफ नेपोलियन तृतीय, ठीक है, और नेपोलियन नहीं, तृतीय है, इटली के राष्ट्रवाद से घबराने लगा था क्योंकि उत्तर और मध्य इटली की जनता काबूर, अब देखा नेपोलियन घबराएगा नहीं है, ये सोचा कि रे हम काउंट काबूर का समर्थनों कर रहे हैं, आई पता चल रहा है कि हम एक जनता हमारे विरोध होते जा रहा है, तो यही इसको डर होने लगा कि अगर हम इसका समर्थन कर रहे हैं ये उधरों से जीत जाएगा और बाद में जनता हमको छोड़ देगी, तो इसी का फायदा ना होगा काउंट काबूर का। यही डर होने लगा नेपोलियन तृतीय को, क्योंकि उत्तर और मध्य इटली की जनता उसके समर्थन में थी। बड़े जनसैलाब के रूप में एकीकरण के लिए आंदोलनरत थी, आंदोलन करने के लिए बेचैन थी जनता। नेपोलियन इस परिस्थिति के लिए तैयार नहीं था, अतः वेनेसिया पर विजय प्राप्त होने के बाद तुरंत बाद नेपोलियन ने अपनी सेना वापस बुला ली। हाँ, मन में टेटियाई हो गया इसको, ये हम हार जाएंगे। युद्ध से हटने के बाद नेपोलियन तृतीय ने ऑस्ट्रिया तथा पिडमाउंट के बीच मध्यस्थता रखने की बात स्वीकारी, यानी कि बीच में आके एक करेला। इस तरह संधि के अनुसार लोम्बार्डी पर पिडमाउंट का अधिकार और वेनेसिया पर ऑस्ट्रिया का अधिकार माना गया। 1861 में काबूर ने सिर्फ रोम को छोड़कर, काउंट काबूर था, रोम छोड़ दिया जहां पोप का शासन था। उत्तर तथा मध्य इटली की सभी रियासतों को मिला लिया तथा जनमत संग्रह कर उसे पुष्ट भी कर दिया। ऑस्ट्रिया भी फ्रांस तथा इंग्लैंड द्वारा पिडमाउंट के समर्थन के भय से कोई कदम नहीं उठा सका। दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया जर्मन एकीकरण की समस्या से भी जूझ रहा था। जब इटली का एकीकरण हो रहा था उसी समय जर्मनी का भी एकीकरण हो रहा था। इस प्रकार 1862 ईस्वी तक दक्षिणी इटली, रोम तथा वेनेसिया को छोड़कर बाकी रियासतों का विलय रोम में हो गया और सभी ने विक्टर एमेनुअल को शासक माना। इसमें गैरिबाल्डी का भी योगदान था इटली के एकीकरण में, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा गैरिबाल्डी का जीवनी हम लोग देख लेते हैं। इसी बीच महान क्रांतिकारी गैरिबाल्डी सशस्त्र क्रांति के द्वारा, सशस्त्र माने हथियार के साथ क्रांति किए थे और इटली के रियासतों के एकीकरण के तथा गणतंत्र की स्थापना करने का प्रयास कर रहा था। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था, नाविक था, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है ना। और मेजनी के विचारों का समर्थक था, परंतु बाद में काबूर के प्रभाव में आकर संवैधानिक राजतंत्र का पक्षधर बन गया। गैरिबाल्डी ने अपने कर्मचारियों तथा स्वयंसेवकों की सशस्त्र सेना बनाई। उसने अपने सैनिकों को लेकर इटली के प्रांत सिसिली तथा नेपल्स पर आक्रमण किया, जो निचवा था, नीचे जो है ना उधर निचली एरिया, दक्षिणी एरिया। इस रियासतों की अधिकांश जनता ब्रूवो राजवंश के निरंकुश शासन से तंग हो गया था और गैरिबाल्डी, अब सही बात है, राजतंत्र से कोई परेशान हो जाता है जनता, तो उसी समय एक नए राष्ट्रवाद की ज़रूरत होती है, राष्ट्रवादी नेता की, ठीक है ना। वही चीज़ हुआ। गैरिबाल्डी ने यहाँ गणतंत्र की स्थापना की तथा विक्टर एमेनुअल को प्रतिनिधि के रूप में वहाँ की सत्ता संभाली, यानी कि गणतंत्र स्थापना कर दिया और बोला कि हम यहाँ का राजा नहीं बनेंगे, विक्टर एमेनुअल ही यहाँ के राजा हैं, हम उनके नीचे काम करेंगे, ठीक है ना। वस्तुतः काउंट काबूर के विचार गैरिबाल्डी से नहीं मिलते थे, ठीक है ना। काउंट काबूर भी क्या था, प्रधानमंत्री था और विक्टर एमेनुअल क्या था, शासक था और गैरिबाल्डी क्या था, प्रतिनिधि था। दक्षिणी अभियान का समर्थन किया। 1862 ईस्वी में गैरिबाल्डी ने रोम पर आक्रमण की योजना बनाई तथा काबूर ने गैरिबाल्डी के इस अभियान का विरोध किया, ठीक है ना, और रोम की रक्षा के लिए पिडमाउंट की सेना भेज दी। रोम पे चर्च था, पोप का शासन था, वो नहीं चाहता था कि वहाँ पे कोई आक्रमण करे। इसी बीच गैरिबाल्डी की भेंट काबूर से हुई और उसने रोम के अभियान की योजना को त्याग दिया। दक्षिणी इटली के जीते गए क्षेत्र को बिना किसी संधि के गैरिबाल्डी ने विक्टर एमेनुअल को सौंप दिया। मैंने बिना किसी लाभ, बिना किसी आकांक्षा लालसा के दे दिए, ले जा तू राज करियो। गैरिबाल्डी को दक्षिणी क्षेत्र में शासन बनने का प्रस्ताव विक्टर एमेनुअल ने दिया, क्योंकि बोल सही बात है, तुम जीता हो तो तुम ही शासन करो, तो लेकिन बोले नहीं, हमको लालसा नहीं है राजतंत्र का।
परंतु उसने इसे अस्वीकार कर दिया। वो अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र को समर्पित कर साधारण किसान की भांति जीवन जीने की ओर अग्रसित हुआ। त्याग और बलिदान की इस भावना के कारण गैरिबाल्डी के चरित्र को भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान खूब प्रचारित किया गया तथा लाला लाजपत राय ने इनकी जीवनी लिखी। 1862 ईस्वी में दुर्भाग्यवश काबूर की मृत्यु हो गई और इस तरह वह भी पूरे इटली का एकीकरण नहीं देख सका। रोम तथा वेनेशिया के रूप में शेष इटली का एकीकरण किसने किया था? विक्टर एमेनुअल ने स्वयं किया था, ठीक है ना। 1870 से 71 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध छिड़ गया। फ्रांस और प्रसा, उधर प्रसा जर्मनी का था, ठीक है ना, उधर जर्मनी का एकीकरण हो रहा था, तो फ्रांस उधर अधूरा गया। इस प्रकार फ्रांस के लिए पोप को संरक्षण प्रदान करना संभव नहीं था। एगो पोपे न बचा था, रोम खाली एगो बचा हुआ था, उसको मिलाना था इटली में, और उसका समर्थन कौन कर रहा था? फ्रांस कर रहा था, ठीक है ना। तो फ्रांस तो उधर अधूरा गया प्रसा से युद्ध में, और उसको रोम को समर्थन करने का टाइम ही नहीं मिला। इसी का फायदा उठाकर विक्टर एमेनुअल ने परिस्थिति का लाभ उठाया और पोप ने अपने आप को वेटिकन सिटी के किले में बंद कर लिया। इमैनुअल ने पोप के राजमहल को छोड़कर बाकी रोम को इटली में मिला लिया और उसे अपनी राजधानी बनाई। इस नई स्थिति को पोप ने तत्काल स्वीकार नहीं किया। इस समस्या का अंततः मुसोलिनी द्वारा निदान किया गया सेकेंड वर्ल्ड वार के समय, जब उसने पोप के साथ समझौता कर वेटिकन स्थिति यानी कि आज भी वेटिकन स्थिति अपना अलग छवि बना के रखा हुआ है, ठीक है ना। इस प्रकार 1871 ईस्वी तक इटली का एकीकरण मेजनी, काबूर, गैरिबाल्डी, इन तीनों का नाम आपको घोर के पी जाना है। जैसे राष्ट्रवादी नेताओं एवं विक्टर एमेनुअल जैसे शासकों के योगदान के कारण पूर्ण हुआ। इन सभी घटनाओं के पार्श्व में राष्ट्रवादी चेतना सर्वोपरि हुई थी, ठीक है ना। इस चीज़ को मेजनी कौन था? राष्ट्रवादी था। काउंट काबूर कौन था? कूटनीतिज्ञ था। गैरिबाल्डी क्या था? पेशे से नाविक था। विक्टर एमेनुअल कौन था? शासक था। इस सब ऑब्जेक्टिव बनता है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग जर्मनी के एकीकरण और इस चैप्टर का द एंड लास्ट इस वीडियो में पार्ट 3 में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। आप लोग इस वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ऐसे ही प्यार हम पे बनाए रखिए, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद।